गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बहुत ही फेमस टॉपिक, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, ठीक है। देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म की टर्म जो है ये बेसिकली जो नेशनलिज्म इंडिया के अंदर है, इसके पहले जो यूनिट था आप उसमें पढ़ चुके हो कि नेशनलिज्म 1920s तक कैसे इंडिया के अंदर आया। ऐसा नहीं हुआ है कि नेशनलिज्म जो है हम एक दिन उठे और हम नेशनलाइज फील कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा एक सेंचुरी लगी है या उससे भी ज़्यादा, जिससे इंडियंस के अंदर कॉन्शियसनेस आई। अब सबसे पहले हम स्टॉर्म की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आपका अपने देश के प्रति कॉन्शियसनेस कितना है, आप अपने कल्चर को लेके, अपनी हिस्ट्री को लेके, अपनी हेरिटेज को लेके कितना जानते हैं उसके बारे में, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उनको अपने कल्चर, हेरिडिटी, अपनी सोसाइटी के बारे में। तो जो ये कल्चरल कॉन्शियसनेस है, जो ये हेरिडिटी, जो ये हेरिटेज, जो ये हिस्ट्री कॉन्शियसनेस है, सोसाइटल कॉन्शियसनेस है, इसको हम सबको कलेक्टिव टर्म देते हैं, दैट इज़ नेशनलिज्म। ताकि हम अपनी नेशन के बारे में कितना जानते हैं और हम उसके बारे में कितना प्राउड फील करते हैं, उसको हम नेशनलिज्म की टर्म कहते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज। और अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में कहें कि नेशनलिज्म एक तब लोगों में होता है, एक कंट्री के लोगों में, जब वो ये फील करते हैं कि जो उनकी कंट्री है वो स्वर्ण है, पॉलिटिकली स्वर्ण है, कोई सुप्रीम है, उसके ऊपर पॉलिटिकली कोई और रूल नहीं कर रहा है, या फिर कल्चरली वो लोग सुप्रीम हैं, या फिर इकोनॉमिकली वो लोग सुप्रीम हैं। तो इन सारी टर्म्स को हम कलेक्टिवली नेशनलिज्म के में डाल देते हैं। तो नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर था, हमने देखा इससे पहले यूनिट में आप पढ़ चुके होंगे ब्रीफली कि 1920s तक किस तरीके से कॉन्शियसनेस आई, किस तरीके से लोगों को जोड़ा गया, क्योंकि इंडियन सोसाइटी शुरू से ही एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है। यहाँ पे अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं। इसलिए सबको एक ही तरह की बात समझाना और एज ए इंडिया एक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम था, जो हमारे लीडर्स ने किया। हमारे पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर्स ने थ्रू आउट द हिस्ट्री हम देखते हैं कि किस तरीके से और कितना मुश्किल काम रहा उनके लिए। 1920s तक अलग तरह की मुश्किलें थी। अब जैसे ही हम 1990s के एरा में एंटर होते हैं और हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस शुरू होती है 1914। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है पूरी दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जो जाके कहीं 1919 तक एंड होती है। वो 1914 से 1919 तक जो ब्रिटेन एज ए कंट्री, एज ए नेशन था, वो उसका मतलब जर्मनी या उनके एलाइज के साथ उनका एक जंग चल रही थी, जो पूरी दुनिया उसके लपेट में आ चुकी थी। अब जब ब्रिटेन एक वॉर के साथ था जर्मनी के साथ और उसके एलाइज के साथ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया उसमें ब्रिटेन की हेल्प करे। तो उसमें हमने देखा कि वो मतलब फोर्स तरीके से हमारे सोल्जर्स को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने चीज़ देखी थी वहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट थी। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि आपने हमारे सोल्जर्स जो यहाँ पे थे वो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया कि वो जर्मनी और उनके एलाइज के ख़िलाफ़ लड़ाई करें, जंग करें। और उसके नतीजे में ब्रिटेन ने बहुत ही फॉल्स और बहुत ही बेसलेस प्रोमिस इंडिया के साथ किए कि हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, तो आप अभी हमारी वॉर में हेल्प कीजिए। जब तक वॉर ख़त्म होती 1990 तक, तब तक इंडिया बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड हो चुका था। हम ये पढ़ते आएंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें पॉलिटिकली ड्रेन कर दिया था, इकोनॉमिकली ड्रेन कर दिया था। और उस वक़्त हम एक और चीज़ जो वॉर के बाद हुई थी इंडिया के अंदर, वो था हमारे यहाँ पे फूड की शॉर्टेज। और फूड की शॉर्टेज, यहाँ तक बीमारियाँ फैल चुकी थी, एपिडेमिक आ चुका था, बहुत बड़ा एपिडेमिक हिस्ट्री ने देखा है उस वक़्त जब मिलियन ऑफ लोग यहाँ मारे गए हैं। तो इस वक़्त तक
1920s आते आते जो हैं वो इंडियंस बहुत गुस्से में थे, चाहे वो पीसेंट क्लास हो, चाहे वो आर्टिजन्स हो, वर्कर्स हो, चाहे वो ज़िम्मेदार्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, क्योंकि हर तरह के लोगों को ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ था। तो उनके अंदर एक गुस्सा था, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस भी थी। अब उन्हें ये हाई टाइम था जब एक सही लीडर की ज़रूरत थी, क्योंकि इन फीलिंग्स को चैनलाइज करने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी 1916 या 19 एंड ऑफ 1915 में हमारे यहाँ पे गांधी जी का एडवेंट होता है। गांधी जी इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो कॉलोनी थी वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे थे। रेसिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनी थी वो। अब गांधी जी जब 1915 1916 तक जब इंडिया के अंदर आते हैं तो वो आगे इस तरह के हालात देखते हैं। हर एक जो है वो बहुत परेशान है ब्रिटिश रूल से। आर्टिसंस को अपनी प्रॉब्लम है, पेसेंट्स बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। उसके बाद लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और कुछ जगह बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई दे रहा था लोगों के अंदर। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे हम पढ़ेंगे हम। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पीक पे थी। तो यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी अपने साथ एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज़ सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी ने अपने साथ जो कॉन्सेप्ट लाया वो था सत्याग्रह का। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हुए कहा कि अगर हमें कोई भी जंग जीतनी है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम किसी भी तरह से पावर में हम ब्रिटिश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो हम पावर के बेस पे हम उनसे जीत नहीं सकते। अगर हम चाहें कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे या उनके खिलाफ जाएंगे किसी तरह से, तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो गांधी जी का आइडिया ये था। गांधी जी ने कहा ना, क्यों ना हम नॉन वायलेंट तरीके से इस जंग को जीता जाए। तो सत्याग्रह का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे कहा जाता है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस या पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस यानी कि आपके खिलाफ अगर जुल्म हो रहा है या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, तो गांधी जी का ये आइडिया था कि क्यों ना हम नॉन वायलेंस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और टूल्स का इस्तेमाल करके, जो सत्याग्रह के टूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ब्रिटिशर्स को ये चीज़ कॉन्शियसनेस, उनको ये चीज़ जितलाएं कि वो कितनी बुरी तरीके से हमें ऑप्रेस कर रहे हैं। तो गांधी जी का ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, ये बहुत लोगों को पसंद आया। गांधी जी को हमेशा मास लीडर कहा जाता है, क्योंकि वो आम लोगों की समझ में आते थे। आम लोग जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा सराहते थे। एक आम शॉपकीपर, एक आम आर्टिसन, एक आम फार्मर को ये बात समझ में आ रही थी कि वो रेसिस्टेंस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ब्रिटिश इस तरह से उन्हें नहीं छोड़ेंगे या इस तरह से उनकी कंट्री लीव नहीं करेंगे। उन्हें ये वाला ज़्यादा समझ में आ रहा था, दैट इज़ द वेपन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। क्योंकि ये बात जो थी लोकल्स को, जो मासेस थे, उनको ये आइडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर गांधी जी को ऑल ओवर इंडिया बहुत लाइक किया जाने लगा। अब हम गांधी जी के एडवेंट पे हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवमेंट्स शुरू की हैं गांधी जी ने। जैसे सबसे पहले गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट शुरू की थी वो अलग अलग जगह पे स्टार्ट किया। गांधी जी का सबसे पहला जो मेथड होता था वो ये था कि मासेस को हमने अपने उसमें लेना है, जो आम जनता है उससे बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम सुननी है, और हमें उस तरह से कोई मेथड निकालना पड़ेगा जिससे आम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और ब्रिटिशर्स भी जो हैं उन्हें ये कॉन्शियसनेस हो कि वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हम फिज़िकल फ़ोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स शुरू किए। मूवमेंट्स यानी अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को, अलग अलग तरह के लोगों को अवेयर करने के बारे में सोचा। जैसे सबसे पहले गांधी जी जो है 1916 के अंदर हम देखते हैं चंपारण, चंपारण सत्याग्रह भी कह सकते हैं इसको, और चंपारण मूवमेंट होती है। ठीक है, 1916 में चंपारण मूवमेंट क्या हुई? चंपारण बेसिकली बिहार में एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो बिहार के अंदर क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो पीसेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। जो प्लांटेशन सिस्टम था पूरा का पूरा, बेसिकली उन्हें एक स्पेशल किस्म का प्लांट या डाई पहले उगाने को कहा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान, उन्हें 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 उतना शेयर नहीं मिलता था। उन्हें एक पर्टिकुलर किस्म
किस्म का प्लांट उगाने को कहा जाता था। उनसे अगर वो अच्छी यील्ड हो रही है या नहीं हो रही है तब भी उन्हें वो शेयर प्रोवाइड करना पड़ता था प्लांटेशन वर्कर्स को। इस पूरे सिस्टम से जो पेशेंट्स थे वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, और उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, वो बहुत फ्रस्ट्रेट थे। और गांधी जी वहाँ पे गए और गांधी जी ने उनसे बात की और उस मोमेंट को वहाँ पे स्टार्ट किया। और बाद में जो पेशेंट वर्कर्स थे और जो प्लांटेशन वर्कर्स और पेशेंट्स के बीच में गांधी जी ने एक समझौता करवाया। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स को उनका हक था, जो उनकी डिमांड्स थी, वो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो उनको माननी पड़ी। सबसे पहली शुरुआत जो है, यानी गांधी जी का पहला जो मूवमेंट शुरू हुआ इंडिया के अंदर, वो 1916 के अंदर चंपारण ही था। चंपारण एक गांव का नाम है बिहार के अंदर। अब गांधी जी ने अगले ही साल 1917 के अंदर, यहाँ पे होता है खेदा मोमेंट, खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात में है ये। यहाँ पे क्या हो रहा था गुजरात के अंदर, खेदा में बेसिकली वहाँ पे क्रॉप फेलियर था, एपिडेमिक था। एपिडेमिक यानी एक ताउन जिसे कहते हैं, या फिर एक बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब जो क्रॉप्स थे वो उस साल उतने नहीं उग पाए। अब जो पीसेंट्स थे खेदा के, वो कह रहे थे कि हमारे पास अभी इतने पैसे या इतना रेवेन्यू नहीं है कि हम ज़मींदार्स को या जो हमसे ऊपर लॉर्ड्स हैं या उनको हम वो पे करें, तो हमें ये माफ़ करवा दिया जाए। गवर्नमेंट से कहें कि हमें हमारा रेवेन्यू इस साल का कम करा दिया जाए या माफ़ करा दिया जाए, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया। गांधी जी ने उनकी मूवमेंट्स वहाँ पे, जो वर्कर की मूवमेंट थी, जो खेदा के अंदर जो वहाँ पे काम कर रहे थे लोग, उनकी वहाँ पे हेल्प की। और वहाँ पे उन लोगों के बीच में रेवेन्यू कलेक्शन जो है उनको थोड़ी सी रिलैक्स मिली, और इस तरीके से गांधी जी ने वहाँ पे भी उनकी हेल्प की, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरी मूवमेंट हम देखते हैं 1 साल के बाद जो गांधी जी ने की, वो अहमदाबाद में की। अहमदाबाद में बेसिकली एक मिल थी। अहमदाबाद मिल, वहाँ पे एक लोग काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे, कॉटन मिल थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्कर मिल थी और वहाँ पे वो अपना कुछ शेयर मांग रहे थे। वो बहुत स्ट्राइक पे थे, वहाँ गांधी जी गए हैं और गांधी जी ने वहाँ पे बोला है कि आपने ये वर्कर जो यूनियन थी उनके बीच में, और जो वहाँ के मालिक थे वर्क उस पर्टिकुलर मिल के, उनके बीच में एक कॉपरेशन करवाई, एक वहाँ पे उनका समझौता करवाया। तो ये दिखता है तीनों सालों के अंदर सक्सेसिवली गांधी जी धीरे धीरे विद टाइम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही साल में गांधी जी ने अलग अलग तरह की मूवमेंट्स नहीं की, बल्कि 1916 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया, खेदा किया 1917 में, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आपको बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। हंगर स्ट्राइक यानी उनने वर्कर से कहा कि आप हंगर स्ट्राइक पे चले जाइए। ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। एक मेथड था लोगों से अपना, जो उनके ब्रिटिशर्स थे या उनके जो लॉर्ड्स थे, उनसे काम करवाने का ऑनर से। ये गांधी जी का एक तरीका था। इट्स ए टूल ऑफ सत्याग्रह, दैट इज़ हंगर स्ट्राइक। आप हंगर स्ट्राइक कर दीजिए। उसी तरह से हम चंपारण में देखते हैं कि ये फर्स्ट जो थी, ये एक फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। और तो इस तरीके से गांधी जी जो है सत्याग्रह मूवमेंट के अलग अलग टूल्स लोगों की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और हम ये भी देखते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे हो रहा था, ये एकदम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1919 में गांधी जी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मूवमेंट्स हो रही थी। 1919 में बेसिकली क्या हुआ कि रोलाट एक्ट नाम का एक एक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने पास किया। अब ये रोलाट एक्ट क्या होता है? रोलाट एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो है अगर ब्रिटिश चाहें तो वो किसी भी लीडर को या किसी भी आम आदमी को विदाउट ट्रायल जो है वो इम्प्रिसन कर सकते हैं। तो उनको किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है। ऐसे जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसके अंदर किसी भी इंसान को अगर आपको डिटेन करना है तो उसको प्रॉपर एक ट्रायल होता है, कोर्ट होती है, ट्रायल बेसिस पे उसको सज़ा मिलती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम किसी को भी कभी भी उठा सकते हैं, किसी भी लीडर को या किसी भी उसको, क्योंकि इनको पता था कि बहुत गांधी जी का जो मेथड है वो फैलता जा रहा है, लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। तो रोलाट एक्ट जो है बेसिकली ये बहुत ही एक सबसे बुरा एक्ट माना जाता है जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था उस टाइम तक। तो यहाँ पे गांधी जी ने इसको सप्रेस करने के लिए फर्स्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट, यानी मास बेसिस पे फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट लॉन्च किया।
फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने रोलाट एक्ट के अगेंस्ट लॉन्च किया, क्योंकि ये नॉन वायलेंट एक मेथड था जिससे जो अनजस्ट लॉज हैं उनको रोक लगाने के लिए था। तो यहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई। ठीक है, हम देखते हैं कि 1919 में रोलाट एक्ट आता है और गांधी जी ने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करते हुए रोलाट एक्ट के खिलाफ शुरू किया एहतजाज शुरू कर दी, एजिटेशन शुरू कर दी। अब इसके लोगों को बोला कि आप पीसफुल तरीके से रैलीज़ कीजिए, आप जो है पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाइए। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता है कि लोकल लोग जो थे, लोकल लीडर्स थे, उनको बहुत सारे लीडर्स को जो है अरेस्ट भी करने को दिखाई देता है हमें। अब यहाँ पे एक एक ऐतिहासिक दिन आता है, एक ऐसा दिन जिसे इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं भूला जा सकता, दैट इज़ 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को बेसिकली यहाँ पे अमृतसर के अंदर जो हमारे पास एक वहाँ पे एक पार्क थी, वहाँ पे लोग, बहुत से लोग वहाँ पे जमा हुए हुए थे और वो बेसिकली एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो उस वक्त जनरल डायर थे वो आते हैं और उन्होंने वहाँ पे फायर का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने गेट क्लोज़ करवा दिया जलियांवाला बाग के अंदर और कहा कि अब फायर का ऑर्डर कर दिया। ठीक है, उस वक़्त बैसाखी का दिन था और वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे। तो वहाँ पे एक तरह का ये एक बहुत ही इमोरल एक्ट माना जाता है अभी तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कि बिल्कुल गेट बंद करके किसी को भागने भी नहीं दिया गया और वहाँ पे लोगों पे गन शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया। और इसकी वजह से जो स्ट्राइक थी, जो क्लैशेस थे, वो एकदम ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया इसके खिलाफ नॉइसेस आना शुरू हो गई। तो रुलाट बेसिकली जो सत्याग्रह था, उस गांधी जी जो है वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन जाती है, जो सिटीज़, टाउन्स और हर जगह पे बहुत ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बन गई इंडिया के अंदर। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इवेंट हो चुका था जिससे अब हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं था, जितने भी अलग अलग तरह के कम्युनिटी थे वो इस पर्टिकुलर जो चीज़ हुई थी 13 अप्रैल 1919, जिसे हम जलियांवाला बाग मैसकर कहते हैं, उसके खिलाफ पूरा इंडिया एज यूनाइट हो गया। हिंदू मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग। तो यहाँ पे जो है एक शुरुआत होगी कॉन्शियसनेस की, जिसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। अब जो है लोगों के दिलों में आने लगा, एक वननेस की फीलिंग आने लगी कि नहीं, हम एक हैं और हमें ब्रिटिश को अब हराना है। बिकॉज़ ये एक ऐसी इवेंट हो गई थी जिसने एक वाटर मार्क, एक चेंज ला दिया था कि इसके बाद अब इंडिया जो है वो हमें आज़ादी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे अभी तक ये हो रहा है कि ब्रिटिश की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है। 13 अप्रैल 1919 तक ब्रिटिशर्स ने लाखों लोगों को वहाँ पे ज़ख्मी किया, मारा और बहुत से खून बहा। तो यहाँ से शुरुआत होती है नेशनलिज्म के एक स्ट्रगल की। अब अगला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक अगला जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारे पास, दैट इज़ खिलाफत। खिलाफत इशू। खिलाफत इशू दरअसल इशू ये था कि खिलाफत बेसिकली जो खिलाफत होती है ये बेसिकली ये एक ऑटोमन एक मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, जिसमें इनका एक वर्ल्ड लीडर होता है और वो ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की के पास था। लेकिन जो उनका मुस्लिम्स का वर्ल्ड लीडर है, जब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी पावर को पूरी तरह से सीज़ कर दिया। तो अब जो इंडिया के अंदर भी मुस्लिम थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि ऑटोमन जो टर्की हैं उनको खिलाफत वापस दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो हमारे लिए एक साइन है, एक वर्ल्ड लीडर हैं। तो इस चीज़ को गांधी जी को ये बात समझ में आई और गांधी जी ने सोचा कि हम इस इशू को ब्रिटिश तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे दो काम होंगे। एक जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो बढ़ेगी, इंडिया कॉन्शियसनेस जो है वो लोगों के अंदर आएगी और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो हैं वीक हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है टर्की का हारना और उसके बाद खिलाफत, जो खलीफा होता है, खलीफा बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड लीडर होता है, तो उसको डिमांड कर रहे थे कि वो वापस दे दी जाए, एक वर्ल्ड लीडर फिर से बनाया जाए मुस्लिम्स का। तो यहाँ पे जो गांधी जी हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हम
हम डिसाइड किया कि हम खिलाफत इशू को उठाएंगे। अब यहाँ पे मार्च 1919 के अंदर 1919 के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनी थी इंडिया के अंदर। खिलाफत कमेटी बनती है। खिलाफत कमेटी बेसिकली बहुत यंग मुस्लिम्स थे उसके अंदर, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली थे। तो इसके अंदर जो है वो महात्मा गांधी जी के पास गए और उन्होंने उनसे ये टॉपिक डिस्कस किया। गांधी जी ने कहा ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को एक प्लेटफॉर्म पे ला के नेशनल मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। अब क्या होता है कि कलकत्ता के अंदर 1920 में कांग्रेस का सेशन था। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि गांधी जी ने बाकी लीडर्स से कहा कि हम खिलाफत इशू को उठाएंगे, हम खिलाफत इशू को हम लोगों तक लेके आएंगे, और हम मुस्लिम्स के इस इशू को हम अपना इशू बना के सामने लाएंगे, ताकि ब्रिटिशर्स वीक हों और जो इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में जुड़ के काम करें, ताकि हमें जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस मिले और हमारा नेशनल कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्शियसनेस है, वो लोगों के अंदर बढ़े। तो इस तरीके से हम अभी तक देखते हैं कि किस तरीके से गांधी जी का आना, गांधी जी का अलग अलग मोमेंट्स में पार्टिसिपेट करना इंडिया के अंदर, और फिर गांधी जी का खिलाफत इशू को इंक्लूड करना, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा था, लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ा रहा था। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं ये आपस में मिलकर काम करें, ये इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और फिर ये काम करें। तो अभी तक हम यहीं रखते हैं और अगला यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।